द डिबेट में आपका स्वागत है। सोचिए एक संपत्ति का विवाद जो 1924 में शुरू हुआ और 2025 में भी हमारी अदालतों में जिंदा है। हाँ, मतलब एक पूरी सदी बीत गई, पीढ़ियां गुजर गईं। बिल्कुल, मूलवादी और प्रतिवादी तो इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन मुकदमा आज भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा कैसे मुमकिन है? असल में इसका जवाब सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 7, रूल 11 और सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह में छिपा है। जी, और आज हमारा मुख्य वैचारिक विमर्श इसी बात पर है कि क्या संपत्ति के मुकदमों में लिमिटेशन, मेरा मतलब है परिसीमा अवधि का निर्धारण, केवल वादपत्र या प्लेंट पढ़कर किया जाना चाहिए? और क्या 33 साल तक चलने वाली म्यूटेशन की लड़ाई किसी केस को शुरुआती स्तर पर ही खारिज होने से बचा सकती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, खासकर कानून के छात्रों और जूनियर वकीलों के लिए। सही कहा आपने। मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रोसीजरल फेयरनेस की मांग यही है कि ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत अदालत को सिर्फ प्लेंट देखना चाहिए। लिमिटेशन अक्सर एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होता है, जिसे बिना ट्रायल के खारिज करना न्याय के खिलाफ है। देखिए, मैं इसे पूरी तरह से अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं मानता हूं कि ऑर्डर 7, रूल 11 कोई सजा नहीं है ना, बल्कि ये हमारी न्याय प्रणाली का एक बेहद जरूरी फिल्टर है जो अदालतों को व्यर्थ के मुकदमों से बचाता है। व्यर्थ के मुकदमे? लेकिन अगर वादी के पास पुख्ता आधार हो तो? जब एक वादी को 1976 की रजिस्टर्ड वसीयत की जानकारी 1984 से ही हो और फिर वो 2019 में आकर चतुराई से अपने प्लेंट में पोजेशन रिलीफ जोड़ दे, तो ये लिमिटेशन को बाईपास करना है। ये तो प्रोसीजरल फेयरनेस का खुला दुरुपयोग है। आप इसे चतुराई कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे वादी के वैधानिक अधिकारों की रक्षा कहूंगी। मतलब हमें ऑर्डर 7, रूल 11 सब क्लॉज डी के मैकेनिज्म को समझना होगा। जी, जो कहता है कि अगर मुकदमा कानून द्वारा वर्जित है तो उसे खारिज कर दो। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करम सिंह मामले में बहुत दृढ़ता से ये दोहराया है कि इस शुरुआती स्तर पर प्लेंट में लिखी गई हर बात को 100% सच मानना पड़ता है। आप प्रतिवादी के रिटन स्टेटमेंट या उसके सबूतों को आधार नहीं बना सकते। हाँ, वो तो प्लेंट्स ओनली रूल का बेसिक सिद्धांत है। और इसे एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरह देखिए। रेलवे स्टेशन पर खड़ा गार्ड केवल ये देखता है कि आपके पास वैध टिकट यानी आपका प्लेंट है या नहीं। सही बात है। वो आपका सारा सामान खोलकर नहीं देखने लगता कि अंदर क्या सबूत रखे हैं। बिना ट्रायल के प्रतिवादी के दावों को मान लेना वादी को सुनवाई के उसके बुनियादी अधिकार से वंचित करना है। मैं मानती हूँ कि ये गलत है। मुझे आपकी एनालॉजी मंजूर है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा और व्यवहारिक बनाते हैं। अगर गार्ड आपके हाथ में जो टिकट देखता है उसी टिकट पर एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में लिखी हो, तब क्या? एक्सपायरी डेट मतलब लिमिटेशन। तो क्या गार्ड को आपको ट्रेन में चढ़ने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे आपको तुरंत प्लेटफॉर्म पर ही रोक देना चाहिए। एक जूनियर वकील के नजरिए से इस प्लेंट को देखिए। लेकिन वादी तो अपना पक्ष रख रहा है ना? पर वादी खुद स्वीकार कर रहा है कि 1984 में ही वसीयत का विवाद शुरू हो गया था। ये तो प्लेंट के चेहरे पर ही दिख रहा है कि मामला टाइम बार्ड है। अगर वादी ने जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी दी है, तो प्रतिवादी को वर्षों लंबे और महंगे ट्रायल में घसीटना क्या प्रोसीजरल अन्याय नहीं है? मैं असहमत हूँ। उस टिकट की एक्सपायरी डेट इतनी सीधी नहीं होती जितनी आप बता रहे हैं। क्या हो अगर उस टिकट की वैलिडिटी किसी कनेक्टिंग ट्रेन पर निर्भर हो जो लेट हो गई थी? कनेक्टिंग ट्रेन? आपका मतलब म्यूटेशन की कार्यवाही से है? एकदम सही। म्यूटेशन की लंबी लड़ाई। प्लेटफॉर्म पर खड़ा गार्ड बिना इन्वेस्टिगेशन के ये नहीं जान सकता। इसीलिए जज केवल प्लेंट की तारीखें देखकर उसे बाहर नहीं कर सकता। आप 1984 से 2017 तक चली म्यूटेशन की कार्यवाही को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन उसका सिविल टाइटल से क्या लेना देना? वही तो बात है। पूरे 33 साल तक दोनों पक्ष रेवेन्यू कोर्ट्स में लड़ते रहे और रेवेन्यू ऑफिसर्स कोई सिविल कोर्ट नहीं होते। कानून का हर छात्र जानता है कि म्यूटेशन एंट्रीज केवल राजकोषीय उद्देश्यों के लिए होती हैं, मतलब लगान वसूलने के लिए। हाँ, वो टाइटल या मालिकाना हक तय नहीं कर सकते। ये तो स्थापित कानून है।
बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक रेवेन्यू कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान टाइटल सूट न लाने को लिमिटेशन का आधार नहीं बनाया जा सकता। वादी 2017 तक लड़ रहा था और जब फैसला खिलाफ गया, तब उसने 2019 में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये तर्क सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है कि म्यूटेशन टाइटल नहीं है। हम सब जानते हैं कि म्यूटेशन टाइटल कन्फर नहीं करता, लेकिन जरा कोर्टरूम की वास्तविकता पर आइए। वास्तविकता में भी कानून तो वही रहेगा ना। कानून वही रहेगा, लेकिन जब 33 साल तक म्यूटेशन की कार्रवाई चल रही थी, तो किस आधार पर चल रही थी? मूल आधार तो वही 1976 की रजिस्टर्ड वसीयत ही थी। उसी वसीयत की वैधता पर रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने बहस हो रही थी। पर वो गलत फोरम नहीं था। देखिए, एक सतर्क जूनियर वकील को अपने मुवक्किल को क्या सलाह देनी चाहिए थी? यही ना कि रेवेन्यू कोर्ट हमारा टाइटल तय नहीं कर सकता, हमें तुरंत सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन और पोजीशन का दावा पेश करना चाहिए। इसके बजाय वे 33 साल तक लड़ते रहे। लेकिन आप किसी को सिविल सूट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि आप रेवेन्यू कोर्ट की टाइमलाइन का इस्तेमाल सिविल कोर्ट के लिमिटेशन क्लॉक को रीसेट करने के लिए नहीं कर सकते। लिमिटेशन की घड़ी तो उसी दिन से टिक टिक करने लगी थी जिस दिन उन्हें 1976 की वसीयत का पता चला था। मैं इस व्याख्या को मानने से इनकार करती हूँ। वे उस कार्रवाई में अपना बचाव कर रहे थे जो प्रतिवादियों ने म्यूटेशंस के लिए शुरू की थी। आप किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हर म्यूटेशन विवाद के लिए तुरंत सिविल सूट दायर करे। पर 33 साल का इंतजार, खासकर तब जब रेवेन्यू अथॉरिटीज के सामने मामला लंबित हो, और यहीं पर लिमिटेशन का वो सिद्धांत आता है जिसे आप बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं। लिमिटेशन एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। ये कोई साधारण गणित नहीं है कि 2019 में से 1984 घटा दिया और केस खारिज कर दिया। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि मिक्स्ड क्वेश्चन का टैग लगाकर आप हर टाइम बार्ड केस को ट्रायल में नहीं धकेल सकते। तो फिर आप फैक्ट्स कैसे तय करेंगे? देखिए, अगर वसीयत को चुनौती देने की लिमिटेशन 3 साल है, जो कि आर्टिकल 58 या 59 के तहत होती है, तो वो 3 साल 1980 के दशक में ही खत्म हो चुके थे। हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही पकड़ा था कि इस पूरे विवाद की जड़ वो वसीयत है। लेकिन हाईकोर्ट ने वहां एक बहुत बड़ी गलती की थी। कैसे? अगर आप 3 साल बीत जाने के बाद वसीयत रद्द नहीं करवा सकते, तो उस जमीन पर कब्जे का आपका दावा तो अपने आप गिर जाना चाहिए। और हाईकोर्ट की इसी सबसे बड़ी कानूनी भूल को सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा है। हाईकोर्ट ने प्लेंट को टुकड़ों में पढ़ा, हॉलिस्टिकली नहीं, मतलब संपूर्णता में नहीं पढ़ा। टुकड़ों में पढ़ने का क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये केवल वसीयत रद्द करने का मामला नहीं था। जब वादी प्लेंट में ये कहता है कि मैं प्राकृतिक उत्तराधिकारी हूँ, वो वसीयत फर्जी है और इसलिए ज़मीन का टाइटल मेरा है, मुझे कब्जा वापस दिलाया जाए, तो ये मुकदमा केवल आर्टिकल 58 तक सीमित नहीं रहता। आप आर्टिकल 65 की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। यहाँ लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 सक्रिय हो जाता है, जो अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए 12 साल का समय देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 12 साल की अवधि तब से शुरू होती है जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के लिए एडवर्स या प्रतिकूल हो जाए। और यही पर मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है। यही तो क्लेवर ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये क्लेवर ड्राफ्टिंग नहीं है, ये एक सब्सटेंसिव राइट है, मतलब एक मूल अधिकार है। आप एडवर्स पोजेशन की तारीख कैसे तय करेंगे? प्लेंट के तथ्यों से? सिर्फ प्लेंट से नहीं। क्या 1984 में प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से वादी के टाइटल को नकारा था? क्या उसका कब्जा लगातार, खुला और निर्बाध था? इन एलिमेंट्स को साबित करने के लिए आपको गवाह चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए। पर अगर दावा ही पुराना है? अदालत केवल ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पर एक प्लेंट पढ़कर ये तय नहीं कर सकती कि पोजेशन एडवर्स कब हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन यहाँ एक तथ्य का सवाल है। आप प्लेंट में मांगी गई रिलीफ्स को अलग अलग करके ये नहीं कह सकते कि एक रिलीफ टाइम बार्ड है इसलिए पूरा सूट खारिज कर दो। आपकी इस बात ने एक बहुत ही खतरनाक दरवाजे को खोल दिया है। खतरनाक कैसे? जूनियर वकीलों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दृष्टिकोण व्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी वसीयत को चुनौती देने का समय 20 साल पहले खत्म हो चुका है। ठीक है।
अगर मैं सीधा डिक्लेरेशन का सूट फाइल करूंगा तो जज उसे पहले दिन ऑर्डर 7 रूल 11 में बाहर फेंक देगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं उस वसीयत को चुनौती देने के साथ साथ रिलीफ फॉर पोजेशन का एक पैराग्राफ जोड़ दूंगा, क्योंकि वो आपका अधिकार है। मैं कहूंगा कि मुझे आर्टिकल 65 के तहत 12 साल मिलने चाहिए और एडवर्स पोजेशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अगर अदालतें प्लेंट को होलिस्टिकली पढ़ने के नाम पर इस तरह की ड्राफ्टिंग को स्वीकार करने लगेंगी तो ऑर्डर 7 रूल 11 का पूरा फिल्टर ही बेकार हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानती। हर टाइम बार्ड केस एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट का चोला ओढ़कर सालों साल अदालतों का समय बर्बाद करेगा। ये न्यायिक प्रणाली के लिए एक दुस्वप्न है। देखिए, आप प्रोसीजरल फेयरनेस को जुडिशियल इकोनॉमी के तराजू पर तौल रहे हैं। अदालतों का काम बैकलॉग कम करना जरूर है, लेकिन न्याय की कीमत पर नहीं। न्याय तो प्रतिवादी का भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संदेश बहुत साफ है। यदि प्लेंट में कई रिलीफ्स मांगी गई हैं और उनमें से कोई एक भी, जैसे पोजेशन की मांग, लिमिटेशन के भीतर प्रतीत होती है, तो आप पूरे प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। कानून ये मानता है कि वादी को अपनी बात साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। अवसर तो उन्हें 2012 में भी मिला था। अगर ट्रायल के बाद ये साबित होता है कि दावा झूठा था या टाइम बार्ड था, तो अदालत केस डिसमिस कर सकती है और भारी जुर्माना लगा सकती है। लेकिन शुरुआती स्तर पर ही दरवाजा बंद कर देना स्विफ्ट इनजस्टिस है, मतलब त्वरित अन्याय है। ठीक है, आप प्लेंट को होलिस्टिकली पढ़ने और रिलीफ्स को स्प्लिट न करने की बात कर रही हैं। तो चलिए इसी सिद्धांत को वादी के आचरण पर लागू करते हैं। करम सिंह मामले के इतिहास को देखिए। जी, 2012 का मुकदमा। हाँ, 2012 में इसी वादी के पिता ने एक मुकदमा दायर किया था। वो मुकदमा 2013 में इसी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज हो गया था। अब 2019 में वे फिर से एक नया प्लेंट लेकर आ गए। लेकिन उसके पीछे कारण थे। कारण जो भी हो, यहाँ सीपीसी का ऑर्डर 2 रूल 2 तस्वीर में आता है। ऑर्डर 2 रूल 2 का स्पष्ट सिद्धांत यह है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से पैदा होने वाले आपके जितने भी दावे या रिलीफ्स हैं, वे आपको एक ही मुकदमे में मांगने चाहिए। वो तो है, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में मुकदमा नहीं कर सकते। यदि 2012 में मुकदमा किया गया था तो उसी समय पोजेशन की बात क्यों नहीं उठाई गई? प्रतिवादी को बार बार उसी संपत्ति के लिए कोर्ट में घसीटना क्या प्रोसीजरल फेयरनेस का उल्लंघन नहीं है? हाँ, आप ऑर्डर 2 रूल 2 का संदर्भ तो सही दे रहे हैं, लेकिन उसके मैकेनिज्म को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऑर्डर 2 रूल 2 तभी लागू होता है जब पहला मुकदमा मेरिट्स पर तय हुआ हो। पर मुकदमा तो खारिज हुआ था। जरा 2012 के मुकदमे का हश्र देखिए। क्या उस पर ट्रायल चला था? क्या गवाहियां हुई थी? नहीं, वो मुकदमा केवल एक तकनीकी आधार पर ऑर्डर 7 रूल 11 में खारिज हुआ था, क्योंकि प्लेंट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट था। फिर भी रिलीफ तो तभी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि यदि कोई पिछला मुकदमा बिना ट्रायल के, बिना मेरिट्स पर तय हुए केवल तकनीकी कारणों से रिजेक्ट होता है, तो वो एक नए और सही ढंग से ड्राफ्ट किए जाए मुकदमे के लिए बार या बाधा नहीं बनता। ये जूनियर वकीलों के लिए इस जजमेंट की सबसे बड़ी सीख है। मुझे ये व्याख्या पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। मैं मानता हूं कि ऑर्डर 2 रूल 2 का उद्देश्य वादी को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार मौके देना नहीं है, बल्कि लिटिगेशन को अंतिम रूप देना है, फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन। पर फाइनलिटी बिना न्याय के कैसे हो सकती है? प्रतिवादी के नजरिए से सोचिए, उसने 2012 में वकीलों की फीस दी, कोर्ट के चक्कर काटे और 2013 में केस खारिज करवाकर राहत की सांस ली। फिर 6 साल बाद 2019 में वही वादी उसी जमीन और उसी वसीयत को लेकर एक नया मुकदमा लेकर आ जाता है, क्योंकि उसके अधिकार खत्म नहीं हुए थे। आप इसे वादी के लिए न्याय संगत कह रही हैं, लेकिन प्रतिवादी के लिए ये शुद्ध उत्पीड़न है। अगर किसी जूनियर वकील से पहले मुकदमे में ड्राफ्टिंग की गलती हुई है, तो उसकी सजा प्रतिवादी क्यों भुगते? क्योंकि हमारे न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। प्रक्रियात्मक कानून न्याय की दासी है, उसकी मालकिन नहीं। पर नियमों का कोई तो मतलब होना चाहिए। नियम है, लेकिन अगर किसी वकील की तकनीकी गलती के कारण एक वैध दावेदार अपने पुश्तैनी हक से हमेशा के लिए वंचित हो जाए, तो ये न्याय नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन ही खत्म हो गया। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। कानून वादी को ये अधिकार देता है कि वो खामियों को दूर करके एक फ्रेश सूट फाइल कर सके, बशर्ते वो लिमिटेशन के भीतर हो
और जैसा कि हमने आर्टिकल 65 के संदर्भ में देखा, पोजेशन का दावा लिमिटेशन के भीतर हो सकता है। लेकिन फिर हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आप कह रही हैं कि नया सूट लिमिटेशन के भीतर होना चाहिए, और लिमिटेशन को बाईपास करने के लिए आप आर्टिकल 65 और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का सहारा ले रही हैं। ये बाईपास करना नहीं है, ये कानूनी प्रावधान है। लेकिन देखिए, ये एक एंडलेस लूप है। 1924 में शुरू हुआ एक संपत्ति विवाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट से होकर वापस ट्रायल कोर्ट में जा रहा है। 100 साल। मूलवादी करतार कौर, रौनक सिंह, वे सब दशकों पहले मर चुके हैं। ये दुखद जरूर है, लेकिन क्या ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया का फेलियर नहीं है? मैं तो कहूंगा कि अगर अदालतों ने ऑर्डर 7 रूल 11 को सख्ती से लागू किया होता और 80 के दशक में ही इस टाइम बार्ड दावे को दफना दिया होता, तो आज पीढ़ियों का समय और पैसा बर्बाद नहीं होता। हाँ, मुकदमों में होने वाली देरी निश्चित रूप से एक त्रासदी है, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन इसका समाधान वादी के अधिकारों की हत्या करना नहीं है। देरी की असली वजह ये थी कि सिस्टम में टाइटल तय करने और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट करने के बीच जो डिस्कनेक्ट है, उसका खामियाजा आम आदमी भुगतता है। हाँ, वो सिस्टमैटिक समस्या तो है। वादी 33 साल तक लड़ता रहा क्योंकि उसे लगा कि रेवेन्यू कोर्ट से उसे न्याय मिल जाएगा। ये इग्नोरेंस ऑफ प्रॉपर फोरम हो सकता है, लेकिन ये कोई आपराधिक मंशा नहीं है। जब वो सही फोरम में आया तो आप उसे सिर्फ इसलिए बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि फेयरनेस सिर्फ प्रतिवादी के लिए नहीं, वादी के लिए भी हो। खैर, मुझे लगता है कि हम एक ऐसे वैचारिक चौराहे पर खड़े हैं जहां से हमारे रास्ते अलग होते हैं। मेरा मानना है कि लिटिगेशन को एक निश्चित बिंदु पर आकर खत्म होना ही चाहिए। जी। जब एक वादी 35 साल पुरानी वसीयत को चुनौती देने आता है, तो अदालतों को इतनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो प्लेंटिफ की चालाकी को पकड़ सकें। सिर्फ एक पोजेशन का शब्द जोड़ देने से अगर 35 साल की देरी माफ हो जाए तो लिमिटेशन एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। और मेरा मानना है कि अदालत का विवेक सबूतों के आधार पर काम करना चाहिए, न कि धारणाओं के आधार पर। एडवर्स पोजेशन, टाइटल का डिटर्मिनेशन और लिमिटेशन का फैक्चुअल मैट्रिक्स, ये सब चीजें कटघरे में साबित होती हैं, जज के चेंबर में केवल एक कागज पढ़ के नहीं। ये एक ऐसा विवाद है जो शायद तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास सीपीसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी बहस को समेटते हुए हम उस कोर इनसाइट पर आते हैं जो इस केस से निकलती है। कानून के छात्रों और जूनियर वकीलों के लिए करम सिंह मामले का सबसे बड़ा सबक सीपीसी के रटे रटाए नियमों से कहीं आगे का है। जी बिल्कुल। ये सबक है स्ट्रैटेजिक ड्राफ्टिंग की ताकत का। आपके प्लेंट में मांगी गई रिलीफ्स का स्ट्रक्चर ये तय कर सकता है कि आपका केस शुरुआत में ही दम तोड़ देगा या ट्रायल तक सर्वाइव करेगा। एक अच्छी तरह ड्राफ्ट की गई पोजेशन की प्रेयर जो आर्टिकल 65 को इन्वोक करती है, आपके टाइम बार्ड लगने वाले डिक्लेरेशन सूट को ऑर्डर 7 रूल 11 की तलवार से बचा सकती है। और मेरी ओर से जूनियर वकीलों के लिए चेतावनी ये है कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसका इस्तेमाल आप हर पुराने क्लेम को जिंदा करने के लिए कर सकें। हाँ, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वादी को ट्रायल का मौका जरूर दिया है, लेकिन अदालतों का रुख व्यर्थ के मुकदमों के प्रति लगातार सख्त हो रहा है। ऑर्डर 2 रूल 2 और ऑर्डर 7 रूल 11 के फिल्टर्स को कमजोर करने का मतलब है न्यायिक प्रणाली को अंतहीन मुकदमों के बोझ तले दबा देना। ड्राफ्टिंग में चालाकी आपको ट्रायल तक ले जा सकती है, लेकिन अंततः ट्रायल में केस मेरिट्स पर ही टिकेगा। सही है। संपत्ति के विवादों में लिमिटेशन और टाइटल का ये खेल वास्तव में एक बहुत ही नाजुक संतुलन मांगता है। म्यूटेशन बनाम टाइटल का अंतर, आर्टिकल 58 बनाम आर्टिकल 65 का प्रभाव और ऑर्डर 2 रूल 2 का मैकेनिज्म, ये सब केवल किताबी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये कोर्टरूम के असली हथियार हैं। बिल्कुल, इसमें अभी अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, और जब आप अगली बार किसी पुराने मुकदमे की फाइल खोलें तो याद रखिएगा कि आप केवल ऑर्डर 7 रूल 11 के गार्ड से बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस केस के सब्सटेंटिव अधिकारों की नींव रख रहे हैं। हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक जजमेंट के कई पहलू अभी भी विश्लेषण की मांग करते हैं। आप स्वयं इस निर्णय का गहराई से अध्ययन करें और अपने कानूनी निष्कर्ष निकालें। द डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद।